चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड मार्केट से लेकर। गोल्ड को लेकर खबरें क्या है। इस हफ्ते कुछ अहम डेटा है, एम्प्लॉयमेंट के डेटा आने वाले हैं। यूएस में अगस्त महीने की जॉब रिपोर्ट आएगी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र और खास करके बुलियन मार्केट की नज़र इसलिए है कि वहाँ के आंकड़ों पर फेड के डिसीजन भी काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। अब 17-18 को एफओएमसी की बैठक है, वहाँ पर क्या फैसला होता है। बाजार इस बात को लेकर इस बात की उम्मीदें लगा रखा है कि 0.25% की ही कटौती हो। 71% तक ट्रेडर्स मानते हैं कि इस बार 0.25% ही कटौती सितंबर बैठक में होगी। लेकिन जो अगर आप हिस्टोरिकल आंकड़े देखेंगे तो फेड जब लंबे समय के बाद जब दरों में कटौती करता है तो वो कटौती आधे % से होती है। ऐसा करीब 40 से 50% समय में ऐसा देखने को मिला। लेकिन देखते हैं किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये महीना काफ़ी अहम है। यहाँ से फेड के डिसीजन के आधार पर गोल्ड चलेगा। लेकिन जो हेजिंग के लिए जिस तरह से रिस्क सेंटीमेंट बना हुआ है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल रिस्क हो, उससे तो गोल्ड को सपोर्ट मिल ही रहा है। लेकिन अभी का जो दबाव है वो पूरी तरह से है डॉलर में जो मजबूती दिख रही है, बॉन्ड यील्ड में जो मजबूती दिख रही है। तो चलिए, मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं। मुनाफे की मंडी में आज भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। अजय जी, आज गोल्ड और सिल्वर फिर से दबाव में ही दिख रहा है, क्या लग रहा है? ये मौका है क्या, और ये दबाव क्या जॉब रिपोर्ट आने तक फ्राइडे के दिन तक जारी रह सकता है या रेंज में ही अब बाजार 3-4 दिनों तक रहने वाला है? आपका एस्टिमेट क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो पिछला महीना काफी अच्छा रहा, जहां पे सोने और चांदी में हमने एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखी है। और 3-4 कारण थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन, साथ में इंटरेस्ट रेट अब सितंबर से कटौती आ सकती है, और साथ साथ में हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिला था, ईटीएफ ये सब बाइंग थी। बट सितंबर में हमें कुछ बड़ी न्यूज चाहिए। तो जब तक मुझे लगता है रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो बनी हुई थी अब वो आते हुए नहीं दिखता, तब तक मार्केट एक दायरे में रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। तो टेक्निकल एक पुलबैक मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे बार बार हम देख रहे हैं कि 72,200 के ऊपर गोल्ड जा नहीं पा रहा है, जबकि इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि $2500 के ऊपर गया स्पॉट, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कोई व्यू में चेंज आया, क्योंकि हम 2008 से 11 के बीच में भी देखा था, जब इंटरेस्ट रेट में कटौती आती है तो सोने को लंबे समय के लिए अच्छी तेजी मिलती है। बट टाइमिंग मुझे लगता है ये हफ्ते का डेटा पॉइंट और ये मंथ में जो इंटरेस्ट रेट कट है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि आज 71,650 के करीब, जो कल भी हमने हाई देखा था, वहां तक जाता है तो गोल्ड को बेचिए। 71,850 का स्टॉप लॉस रखिए। 71,200 तक का लेवल मिल जाएगा। बट मुझे लगता है ये हफ्ते में मार्केट साइडवे टू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ नया अपडेट या आउटकम फेड की तरफ से जब तक नहीं आता है। सर, क्या गोल्ड के लिए तो हम लोग समझ गए कि 71,200 साइडवेज टू निगेटिव, यानी बाजार या तो दायरे में भी रहेगा और निगेटिव साइड में नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा, वो तेजी ज्यादा नहीं दिख रही है। और जब उसके बाद जॉब रिपोर्ट आएंगे तो जॉब रिपोर्ट के आधार पर बाजार की चाल निर्भर करेगी फेड के डिसीजन आने तक। केडिया जी, अब बताइए चांदी पर, चांदी के लेवल्स क्या हैं? देखिए, अगर चांदी की अगर हम बात करें तो सोना और चांदी को देखने के लिए हमारे पास आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। हमने अप्रैल में देखा था, ये 72 का लेवल टच करने के बाद अब 87-88 के करीब पहुंच चुका है। और जब भी ये रेशियो बढ़ता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं कि चांदी अंडर परफॉर्मिंग करती है। इसका कारण है, जिस ढंग से चाइना से उम्मीद है कि जो डेटा पॉइंट है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो बेस मेटल पे भी दबाव लाना चालू कर दिया और चांदी पे भी। चांदी में रिकवरी अच्छी आई, लेकिन $30 का लेवल हमने देखा कि इंटरनेशनल में नहीं तोड़ पाया है। एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से भी हमने करंट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में दबाव देखा है। तो टाइमिंग जब तक $30 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 28 साढ़े 28 के जोन में इंटरनेशनल में जाता हुआ दिखाई देगा। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लगता है कि जब तक प्राइसेस 85,500 86,000 के ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। इसी सब को देखते हुए आज 84,500 600 के करीब बेच के चलिए। 85,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड 83,400 से 500 तक के लेवल हम चांदी पे भी देख पाएंगे। ओके, तो 84,600 पे आपको चांदी बेचने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। नीचे 83,400 तक आ सकता है, और ये कॉल दिसंबर की कॉल है। और जो आपको रेट नीचे में लगे हुए हैं वो जो दिख रहे हैं 82,000, वो करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी परसों है, 5 सितंबर को है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको ना समझे, दिसंबर के जो रेट्स है उस पर यहाँ पर बेचने की सलाह है। वो करेंट भाव के आसपास ही है केडिया जी की बेचने की सलाह। आप बताइए,
भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में? केडिया जी से भी बहुत सहमत हूँ। गोल्ड अगर बात करें तो आई थिंक थोड़ा फटीग लग रहा है। हमने ओके। देखा इंटरनेशनल मार्केट में 2430 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और जो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर दिया था 25 बेसिस रेट पॉइंट का, तो उसके बाद अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। हालांकि आई थिंक ये फ्राइडे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जॉब्स डेटा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थिंक 4.3 के ऊपर जाता है तो शायद फेड में भी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकती है। बट मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे तो वो एक्नॉलेज करेंगे कि वो बिहाइंड द कर्व है। तो आई थिंक ओवरऑल ये भी मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें कंसोलिडेशन और थोड़ा पुल बैक जरूर से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन 71,600 के करीब जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बेच के चल सकते हैं 71,400 से 71,300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,750 का। और चांदी की भी बात करें तो आई थिंक चांदी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगी, क्योंकि सैटरडे को जो चाइनीज़ का जो पीएमआई का डेटा आया वो आई थिंक थोड़ा वीक आया है, तो उसकी वजह से बेस मेटल्स और चांदी आई थिंक दोनों में प्रेशर बना रहेगा। और $30 जैसे गेडिया जी ने भी बताया उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो आई थिंक चांदी में भी बिकवाली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 84,500 पे शॉर्ट कर सकते हैं 83,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 85,000 का। ओके, तो 85,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप चांदी बेचने की सलाह भाविक की तरफ से, और गोल्ड भी बेचने की सलाह 200 रुपए के नीचे के टारगेट के लिए 71,400 तक गोल्ड आ सकता है, 71,600 पे बेचे, ये सलाह भाविक की तरफ से गोल्ड पर है। तो दोनों एक्सपर्ट्स की राय गोल्ड और सिल्वर में सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। कच्चे तेल की बात करते हैं, कच्चा तेल भी काफी कमजोर हुआ है, लेकिन आज रिकवरी की कोशिश यहाँ पर हो रही है। एमसीएक्स क्रूड में भी हल्की तेजी दिख रही है, और ब्रेंट भी अब 77 के ऊपर आ चुका है। केडिया जी, क्या लग रहा है आज रिकवरी का दिन है? आज के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए अगर किसी को क्रूड में ट्रेड करना हो तो खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? विश्वास जी, मुझे लगता है कि देखिए अगर अगस्त मंथ की बात करें तो वॉलेटिलिटी काफी अच्छी थी। हमने एक नया हाई भी 6600 तक का लेवल देखा, फिर प्राइसेस में गिरावट आई जो 6000 तक का भी लेवल दिखाया। हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें वो अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के बाद अगर हम चाइना की बात करें, ओपेक की बात करें, जहां पे डिमांड डिटोरेशन की बात की गई है, और इनफैक्ट ओपेक अब प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, जिसका एक नेगेटिव असर कल तक हम देख रहे थे। बट रिसेंटली हमने देखा एक अपडेट आया हुआ है लीबिया से, जहां पे हमने देखा वापस एक सप्लाई डिस्टरबेंस का अलर्ट आया था, जिसके बाद कल प्राइसेस में वापस रिकवरी आ गई। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है प्राइसेस में गेन जरूर रहेगा, जो लिमिटेड रहेगा 6300 का, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं ओपेक अपना प्रोडक्शन अक्टूबर ऑनवर्ड बढ़ाने की बात कर रहा है, चाइना से डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, लेकिन जब जब आता है थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है। तो इसी को देखते हुए इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर बाय करके चलिए, 6060 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6300 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट कैरी मत कीजिए, क्योंकि डिमांड कंसर्न है जो प्राइसेस को बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, वो बार बार में लोअर लेवल पे सपोर्ट भी देता हुआ दिखेगा। ओके, तो केडिया जी खरीदने की सलाह दे रहे हैं 6160 पे 6300 के टारगेट के लिए। आपको क्या लग रहा है भाविक, कच्चे तेल में और ऑप्शंस में भी कोई ट्रेड है आपके पास? आई थिंक ऑप्शन में मुझे पुट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे केडिया जी ने बताया आई थिंक जो फंडामेंटल से काफ़ी वीक है। जो ओपेक प्लस है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। सऊदी अरेबिया भी यूजुअली वो 5th ऑफ एवरी मंथ वो लोग ऑफिशियल सेलिंग प्राइस एशिया को बोल रहे हैं, और आई थिंक इस बार है कि अक्टूबर में वो लोग ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है वो कम करेंगे। चाइना की अगर रिफाइनिंग मार्जिन है तो वो रिकॉर्ड लो है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये थोड़े बहुत पुल बैक ज़रूर से है, क्योंकि हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड मुझे दिख रहा है, तो आई थिंक सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। तो ऑप्शन जो 17 सितंबर का 6200 का जो पुट ऑप्शन है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा अराउंड 135 220 के टारगेट के लिए, और 100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, जहां कल तेजी तो दिखी थी लेकिन आज सुस्ती दिख रही है। 184 के आसपास है सितंबर का वायदा। केडिया जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में करंट लेवल पर?
देखिए, नेशनल गैस में हमने देखा जब जब प्राइस गिरावट लेती है, इमीडिएटली हम देखते हैं कि यूएस के जो प्रोड्यूसर है अपनी प्रोडक्शन कट की बात करना चालू करते हैं और इमीडिएटली प्राइस को शूट अप भी मिलता है। साथ में वेदर के हिसाब से अगर देखें तो जिस जगह से टेम्परेचर राइज हुआ है, डिमांड कंटिन्यू मेंटेन है। खाली जो कंसर्न आ रहा है वो ये है कि वाई अगर पिछले साल के मुकाबले हम स्टोरेज की बात करें, तो अभी भी स्टोरेज हमारे पास काफी अच्छी है। इसके लिए बार-बार प्राइसेस 188, 190 के करीब जाता है और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से ले लेता है। अगले हफ्ते से वार्म वेदर की वजह से भी बाई डिमांड रहेगी, तो लिमिटेड तेजी रहेगी जहां पे मुझे लगता है 180 के करीब मिले लेके चलिए, 175 का स्टॉप लॉस रखिए, 188 तक का हम्म, लेवल मिलता है वहां पे एग्जिट करके हाँ, फिर एक से हम मेटल शॉर्ट ले लें। पे आ सकते हैं। तो 180 पे नेचुरल गैस खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से है। मेटल की बात करते हैं। बेस मेटल्स की चाल देखें तो आज ज़्यादातर काउंटर कमज़ोर ही, सारे काउंटर कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा गिरावट कॉपर में है, आधे % के आसपास, 797 रुपए पे। एल्युमिनियम 222 के नीचे, जिंक 264 के नीचे, और लेड को देखें तो मामूली तेजी है, सपाट कह सकते हैं, 166 रुपए के आसपास। भाभी, क्या पसंद है आपको मेटल्स दिन के लिए? मैं कॉपर में सेल की बिकवाली करूंगा। देखिए 775 से 818 का एक अच्छी रैली देखने को मिली। 818 के ऊपर एक रेजिस्टेंस था जो वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी 800 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे आ चुका है। सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। चाइना की तरफ से जो डेटा है वो भी वीक है और अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कोई कोई इमीडिएट कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है कॉपर के लिए। तो अराउंड 799 पे मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, 793 के टारगेट के लिए, 803 का स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे। आ, केडिया जी, आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको बेस मेटल्स में क्या करना चाहिए? बिल्कुल कि कोई भी सेंटीमेंट्स है बेस मेटल को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। पिछले महीने में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। मेजर कारण जो बने थे वो थे कि चाइना से कुछ उम्मीद थी कि हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा, सप्लाई साइड कंसर्न्स बना था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी। बट पिछले 2-3 दिनों में ही हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनी है उसके कारण बस पूरे कमोडिटी मार्केट में दबाव है। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ते में एक बैठक भी है चाइना में जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर को और कैसे एनर्जाइज करना चाहिए इसके ऊपर है। अगर वहां से कुछ आउटकम आता है तो ही हम देखेंगे प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन डॉलर की तेजी की वजह से मुझे लगता है टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, जहां पे मुझे लगता है कॉपर फिर से 799 800 के करीब मिले बेच के चलिए। जब तक 804-5 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, नीचे में 794 से 790 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक के अंदर शानदार रिकवरी थी, बट अब ये रिकवरी 270 के नीचे आने की वजह से दबाव में बदल गई है। 265 पे बेच के चलिए, 262 का टारगेट रहेगा लास्ट। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में भी हमें लगता है कि 223 के करीब बेचा जा सकता है, 220 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन जो भी ये बेस मेटल में मैं व्यू बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से लेके चलिए, बिकॉज चाइना की बैठक ये हफ्ते में रहने की उम्मीद है और वहां पे अभी भी हम देख रहे हैं सप्लाई कंसर्न बार बार में निकल के आता रहता है, तो वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगा। बट आज इंट्राडे के लिहाज से बिकवाली करके चलिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे और चने को लेकर खास तौर से बात करेंगे कि चने में इतनी तेजी क्यों है, आगे क्या कुछ होगा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्वागत। और अब बात कर लेते हैं चने की, जहां पर लगातार तेजी बनी हुई है। अब भाव 8,000 रुपए के ऊपर भी मंडियों में जा चुके हैं। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी हैं बीएसए फाउंडेशन के। विवेक जी, क्या हो रहा है? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या ऑस्ट्रेलियाई चने का इंतजार करना पड़ेगा क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, ये बहुत संभावित थी और ये प्राइस बढ़नी तय थी क्योंकि हम पूरे साल भर शॉर्ट थे चना में। आने वाले 1-1.5 महीने में ये चीजें जब ऑस्ट्रेलिया से नई क्रॉप आएगी, तंजानिया से, उसके बाद भी वही दिख रहा है। हेलो जी जी। ऑस्ट्रेलिया से जब नई क्रॉप आएगी तो डेफिनेटली प्राइस में थोड़ी नरमी आएगी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट 1-1.5 महीना है उसके लिए भारत सरकार के पास अगर जो बफर स्टॉक है 5-1 लाख टन का, जितना मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, अगर सरकार उसको ओपन मार्केट में लेके आती है या भारत दाल के माध्यम से लेके आती है तो वहां पे कुछ हमको प्राइस पे राहत मिल जाएगी। और 1-1.5 महीने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से, तंजानिया से काफी मात्रा में चने का इंपोर्ट हुआ है और बहुत सारे सौदे हुए हैं, तो उसके बाद आपको बाजार में नरमी देखने को मिलेगी। लेकिन नेक्स्ट 1-1.5 महीना बहुत बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये त्योहारी सीजन का पीक है और मुझे लगता है अगर सरकार ने कुछ माध्यम से अपने निर्णय नहीं लिए तो प्राइस यहाँ से 2-3 रुपए किलो और बढ़ सकते हैं या 5 रुपए किलो तक बढ़ सकते हैं क्योंकि डिमांड रहेगी। और सितंबर ऑलवेज पीक डिमांड सीजन रहा है क्योंकि आपके सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है नवंबर में।
तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार के पास इसके लिए अभी मेरे ख्याल से अवसर है कि वो अपना बफर स्टॉक रिलीज करे या भारत दाल के माध्यम से रिलीज करे, ताकि मार्केट में अवेलेबिलिटी आए। बहुत कुछ मटर ने चीजों को किया है, लेकिन अब मटर उस स्तर पे पहुंच गया है जो चना को रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ चना ही चने की पूर्ति कर सकता है। एक दूसरा इंडस्ट्री का ये मानना है कि अगर रशियन काबली इंपोर्ट अगर खोलते हैं तो वहां से भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी देरी हो चुकी है। अगर आज भी ये खोलते हैं तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो थोड़ा सा एक विवाद का विषय रहेगा कि वो उतने टाइम पे माल आ सकता है या नहीं आ सकता। जो कार्गो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं, पोर्ट पे हैं, वो थोड़ा बहुत मार्केट को स्लो डाउन कर सकते हैं, पर थोड़े चैलेंजेस तो मुझे यहाँ से लगते हैं सुमन जी। जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और चने पर अपनी राय रख ली, लेकिन चलिए एक और एग्री कमोडिटी की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आपको खरीफ के डेटा बता दें कि खरीफ सोइंग के डेटा क्या कह रहे हैं। तो पिछले साल से अब तक खरीफ की सोइंग 2% ज़्यादा हुई है, और साथ ही अगर फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पर धान से लेकर तिलहन और दलहन, यहाँ पर भी जो एरिया है काफ़ी बढ़ा है, और इस साल लग रहा है कि बम्पर पैदावार होगी, और साथ साथ जो चिंताएं हैं वो कम हो सकती है। हमारे साथ गुणवंत पाटिल हैं, किसान नेता भी हैं और एमएसपी कमेटी के मेंबर भी हैं। गुणवंत पाटिल जी, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार बम्पर पैदावार की उम्मीद है, और किन फसलों की पैदावार ज़्यादा हो सकती है? आपका अनुमान क्या कह रहा है? नहीं, इस बार बारिश अच्छी होने के कारण बम्पर पैदावार की आशा ज्यादा है। अभी जो बारिश हो रही है आंध्र महाराष्ट्र में, इसमें थोड़ा सा बैड इफेक्ट थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो स्पीड वाली हवा से वगैरह इस टाइप का बारिश नहीं होने से क्रॉप तो अच्छा है और बम्पर क्रॉप होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। क्या रिपोर्ट है, क्या दलहन की महंगाई से राहत मिलेगी क्या? क्योंकि जिस तरह से अरहर के बाद अब चने के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो खरीफ सीजन में अरहर के जो एरिया है वो काफी तेजी से बढ़े, क्या लग रहा है वो चिंता खत्म? नहीं, दलहन के जो भाव, आप जो ग्राहक के बारे में सोचते हैं तो किसान के बारे में भी सोचिए कि किसानों को अच्छी भाव मिलना चाहिए। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली बाजार नीचे आ जाता है। लेकिन किसान के पास अब माल कहाँ होंगे अरहर के? अगर पिछले साल अगर आप देखें तो क्या अब तक उनके पास माल होंगे? अब तो बिचौलिए और कारोबारी फायदा उठा रहे हैं। दलहन के उतने पैदावार पिछले साल के नहीं है, लेकिन सोयाबीन जैसी फसलें अभी भी किसान के पास पड़ी हुई है। सोयाबीन जैसी जो फसल है, तिलहन के ऊपर फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही चिंता है, क्योंकि आप लोगों की जो कॉस्टिंग है उससे थोड़े बहुत ही ऊपर सोयाबीन के दाम है, एमएसपी के काफी नीचे है। सर, तो उसके लिए भाव थोड़े से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और स्थिर ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके पाटिल सर, अब एक सवाल होगा डिजिटल एग्री मिशन को लेकर, क्या ग्राउंड पर इसका क्या फायदा होगा, ये बता दीजिए। डिजिटल एग्री मिशन के लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। आज मैं दिल्ली में हूं, शरद जोशी जी मेरे जो मेंटर है, शेतकरी संगठन के फाउंडर चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनकी आज जन्म तिथि है। आज टेक्नोलॉजी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 3 सितंबर, और सरकार ने कल ही डिजिटलाइजेशन का जो अनाउंसमेंट किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे बहुत बड़ी चेंज आने वाली है खेती में। जैसे डेटा जो होता है, फसल का डेटा जो अभी पूछ रहे हैं आप खरीफ के बारे में वगैरह, ये सब डेटा, एक्चुअल डेटा हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा। हम लोग जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, अगर डिजिटल सब इक्विपमेंट्स वगैरह बैठे जाएंगे तो जमीन का थर्मल फोटोग्राफी करके कितना फर्टिलाइजर हमको चाहिए सही मात्रा में हम दे सकते हैं। और हर साल जो भाव गिरने का चढ़ने का जो मार्केट का ऑसिलेशन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि एक्सैक्ट फिगर्स आ जाएंगे। इंश्योरेंस में जो गड़बड़ियां होती है कि कौन से फसल को इंश्योरेंस है, वही किसान उस पे डालता है, एक्चुअल फसल अलग रहती है। तो फोटोग्राफी या सैटेलाइट मैपिंग के कारण ये गलत जो चीजें होती थी ये सब रुक जाएगी। दूसरा है कि जमीन की मालकियत, उसकी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो जमीन के झगड़े आधे से ऊपर खत्म ही हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसका स्वागत ही कर रहा हूँ सेक्टर में, और अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो इससे काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। केडिया जी, भाई पटेल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने नॉन एग्री मार्केट में हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए, आपको ईटी नाउ स्वदेश लगातार एसएमई आईपीओ और शेयरों से निवेशकों को सावधान करने की मुहिम चला रहा है। हमारी ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने जोर दिया है कि एसएमईज के लिस्टिंग के मामले में एक्सचेंजेज और ऑडिटर्स को ज्यादा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं।
me talk about the ecosystem, and the ecosystem includes chartered accountants, it includes merchant bankers, and it includes exchanges. And very often, and what we have seen in the recent past, is the fact that the checks and balances are simply not there. Nobody is actually saying no to the applicants. Maybe the diligence that is required of the chartered accountants, merchant bankers, and exchanges is possibly missing, and they need to do some hard work over there. And analogy can be drawn with a doctor. Please be good doctors to these companies. Don't give them steroids when they can survive on paracetamol. सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर जो है उन्होंने इन्वेस्टर्स को आगाह किया है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि इन्वेस्टर्स कृपया करके सावधान हो जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी रेगुलेटर सेबी को ये पॉइंट आके बताना पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स सावधान हो जाओ, आपके पैसे का प्रमोटर गलत इस्तेमाल कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एसएमई आईपीओ एक अखाड़ा बना दिया गया है जहां से आप फंड रेजिंग करें उल्टी सीधी कुछ भी चीजें दिखा के। हमने पिछले एक हफ्ते से एक भी आईपीओ को आपको सामने नहीं रखा। उससे पहले भी हम एसएमई आईपीओ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। हमें हल्की हल्की भनक पहले से समझ में आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि एक छोटी छोटी कंपनी और इतना बड़ा मनी रेज कर दे। सेबी ने साफ साफ कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए कारोबार को, आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और उसके झांसे में निवेशक आते हैं और बाद में शेयर के भाव को इन्फ्लेट किया जाता है और वहां पर प्रमोटर एग्जिट लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है अर्चित न्यूवुड। यहाँ पे इनकी आईपीओ डिले हुई है। अब एक्सचेंजेस ने क्वेरीज भी बैठाई है। दूसरा रिसोर्स ऑटोमोबाइल, हमने हाल ही में देखा ये 12 करोड़ का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 2700 करोड़ रुपए का। तो हमारी यही पेशकश है, यही एक्सरसाइज है कि आप सतर्क रहें। इसकी लगातार यही कोशिश रही है कि एसएमईज आईपीओ का हम लोग कवरेज भी नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी निवेशकों को इस पर सलाह दे रहे हैं कि आप इसमें एंट्री करें, यहाँ पर पैसे लगाएं, क्योंकि जिस तरह के रिस्क है और सेबी ने भी इस रिस्क को साफ तौर से आगाह किया है। होल टाइम डायरेक्टर को आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा भी है कि बैलेंस शीट को कई बार इन्फ्लेटेड करके बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, जिससे नए निवेशक खास तौर से गुमराह भी होते हैं। और आपने देखा भी था अर्चित न्यूवुड के मामले में, जहां उनके आईपीओ को आगे बढ़ाए गए, डिले किया गया। शेयर इंडिया उनका मर्चेंट बैंकर था और मर्चेंट बैंकर के कामकाज पर भी सेबी ने सवाल उठाए हैं कि कई बार ड्यू डिलिजेंस सही तरीके से नहीं की जाती है। तो ये खास आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एक निवेशक के तौर पर कि कभी भी आप बाज़ार में ऐसे आईपीओज़ में, एसएमई के आईपीओ में एंट्री करने से पहले अभी पूरी तरह से गहन रिसर्च करें, अपने एडवाइजर्स की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही इस तरह के कोई डिसीजन लें। चलिए, तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे। नमस्कार।